नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे स्कूल्स में अभी रिफ्रैक्शन का ही जो एग्जाम निकलने वाला है तुम लोगों का, तो उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। नाउ हमारे पास क्या होता है, देयर आर, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोला था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब तुम्हारा लाइट एक सरफेस पे जाके टकराता है और बाउंस बैक कर लेता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब तुम्हारा लाइट जो है पास थ्रू करने लगता है, व्हेन द लाइट स्टार्ट्स टू पास थ्रू, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द angle of incidence, and the angle formed between the refracted ray and the normal is called the angle of refraction. So हमारा हमेशा लाइट जो है it bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है लाइट। अगर तुम्हारा रेयर से डेंसर के पास जा रहा है और तुम्हारा लाइट जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करता है जब तुम्हारा डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जाता है। नाउ रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, चलो एक सेकंड रुकिए, मैं ये डाल देता हूं यहाँ पे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सो ये रहा, ओके नहीं, एक सेकंड, ओके। सो यहाँ पे a medium, यहाँ पे कहाँ गया, a medium in which light travels faster is called an optically rarer medium, whereas a medium in which light travels slower is called an optically denser medium. ठीक है, तो जहां पे तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वाटर, glass which is an optically denser medium. Now the cause of refraction is that speed of light which is different in different media जो होता है तुम्हारे पास एक। So, when light enters a denser medium, its speed reduces and it bends towards the normal, and when it enters in a rarer medium, उसका speed increase करता है तो वो away from the normal bend करता है। So, for example, इसके examples क्या क्या है? जब भी हम लोग एक पेंसिल को पानी में मिला डालते हैं और ऐसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो पेंसिल है वो बेंड हो गया है। तुम्हारा, हाँ बोलो। पूल में कॉइन डालना, लेमन जो है तुम्हारा अगर एक टम्बलर के अंदर तुम्हारा थोड़ा रेस्ड दिखता है, स्विमिंग पूल का जो रूफ होता, जो फ्लोर होता है तुम्हारा थोड़ा रेस्ड, अपेरेंट हाइट उसकी निकल के आती है। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है यहाँ पे, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो लोग बोल सकते हैं तुमसे कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब के थ्रू तुम्हारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। नाउ व्हेन लाइट एंटर्स इन अ ग्लास स्लैब, then the emergent ray is parallel, emergent ray जो बाहर निकल के आने वाला जो रे है is parallel to the incident ray, but it is shifted slightly, थोड़ा बहुत स्लाइट शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, in the case of refraction, in this case refraction takes place twice, first when the ray enters the glass slab, that is from air to glass, और दूसरा कब होता है, जब तुम्हारा ग्लास से वापस एयर की तरफ जाता है। both refractions have been shown in figure. Here glass slab is the denser medium and air is the rarer medium. The extent of bending of the ray of light at opposite parallel faces AB and CD of a rectangular glass slab ABCD is equal and opposite. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे तुम्हारे AB के थ्रू आ रही है और तुम्हारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो CD के थ्रू बाहर निकल रहा है। Now, so the ray emerging from the face CD is parallel to the incident ray, but it is shifted slightly towards the side. एक साइड में तुम्हारा शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल पैरेलल रहता है, और इस पैरेलल शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, we call it the lateral displacement. That is तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन से तुम्हारा जो लाइट है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट करके थोड़ा बहुत डिस्टेंस तुम्हारा शिफ्ट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या है तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये बात तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। दूसरा, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस, दैट इज अगर तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, दैट इज ये सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मली अगर तुम्हारी एक लाइट अंदर घुस रही है तो वो तुम्हारा स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल बेंड नहीं करेगा, स्ट्रेट जाएगा। द लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, जिस तरह से लाइट एंटर की उसी तरह से लाइट तुम्हारी बाहर निकल के आ रही है। then there is no bending of the ray of light, it goes straight without any deviation. The perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray
when the light passes out of a glass slab is called the lateral displacement. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा lateral displacement. The deviation of light will be greater if the difference in the speed of light is larger. जितना कितना deviation चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट तुम्हारी एक बिल्कुल रेयर मीडियम एयर से तुम्हारा जा रहा है डायमंड के पास, डायमंड हैज द हाईएस्ट, बहुत सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट विल बी मैसिव, बहुत ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट गोइंग टू वाटर. लाइट एयर का क्या होता है 1, वाटर का क्या होता है 1.33, ग्लास का क्या होता है 1.5, है ना. सो इस तरह से तुम्हारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आते हैं. नाउ दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है, एक है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन at the point of incidence. Yes, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. उसके हाँ, उसका मतलब क्या है रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही तो हुआ. हाँ हाँ, ठीक है. Now the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction of a given color is constant for a given pair of मीडिया. यहां पे इन्होंने कलर क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है. ठीक है, एक सर्टेन लाइट के लिए तुम्हारा एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दूसरे लाइट के लिए, जैसे हमारे लाइट्स के भी अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए तुम्हारे अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण यू हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आ गया. ये तुम लोग ज्यादा इसके ऊपर तुम 12th क्लास में, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर ज्यादा समझोगे इसके बारे में. ठीक है. नाउ द साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थोड़े बहुत तुम्हारे अलग अलग फॉर्मूलास निकल के आते हैं. पहला क्या है, द एक्सटेंट of the change in direction of the ray of light that takes place in a given pair of media is expressed in terms of the refractive index. refractive index के terms में तुम्हारा क्या होता है, अलग अलग तुम्हारा ray of light bend होता है. Now when light is going from medium 1 to medium 2, then mu 12 represents the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. mu of 1 to 2, that is 2 पे जा रहा है with respect to 1. ठीक है, 2 तुम्हारा ऊपर होगा, 1 तुम्हारा यहां पे होगा. सो म्यू ऑफ 2 to 1, ठीक है, म्यू ऑफ 1 to 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1. ठीक है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. देखो म्यू ऑफ 1 to 2 का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस थिंग मीन. इसका मतलब होता है 1 से आ रहा है 2 के अंदर जा रहा है. ठीक है, इसलिए 1 को हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, 2 को हम लोग राइट में लिखते हैं. इसको बोला ही ऐसे जाता है, लाइट इज एंटरिंग गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 और मीडियम 1 से वो मीडियम 2 के पास जा रहा है. 2 विथ रिस्पेक्ट नहीं, वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तुम्हारा, हाँ ठीक है, वो भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 भी बोल सकते हो. म्यू 2 1 लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे लिखोगे. इसका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, म्यू ऑफ एयर वाटर लिखा है, एयर से आ रहा है वाटर के अंदर जा रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वही तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला भी बन रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है. तो यहाँ पे एक चीज जो तुम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देनी है वो क्या है, ये है तुम्हारा साइन आई, ये है तुम्हारा साइन आर, ये है आई, ये है तुम्हारा आर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, नाउ ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. सो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे साइन आई, ऊपर साइन आर अपॉन साइन आई मत बोल देना. ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर. समझ में आ गया, हमेशा ऐसे बोलना चाहिए. नाउ अगला, so for glass slash water pair, refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air. Now ये glass with respect to air को ही हम लोग क्या बोलते हैं, the absolute refractive index. हम लोगों ने air और vacuum
बिकॉज इन दोनों का एक होता है 1, एक होता है 1.00 समथिंग। तुम्हारा दोनों का दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज maximum. The refractive index depends on the nature of the material of medium and on the color or wavelength of light being used. A substance having a higher refractive index is optically denser than another substance having a lower refractive index. जिसका ज्यादा refractive index होगा उसका क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा डेंसर होगा। जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम ऑप्टिकली डेंसर होगा। नाउ सबसे एक और 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, क्या तुम्हारा ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्चुअल डेंसिटी दोनों के दोनों सेम चीजें होती हैं? नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है तुम्हारा लाइट को एक मीडियम के थ्रू पास करते वक्त कितना हिंड्रेंस फेस करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है, लाइट को उसके थ्रू पास करा के देखते हैं कि कितना ज्यादा तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है या कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ दूसरा होता है तुम्हारा एक्चुअल डेंसिटी, जो हमारे मास पे डिपेंड करता है। वो वाली डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, समझ में आ गया? हाँ, तो वो वेट मास पे डिपेंड करता है, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगली चीज तुम्हारी ऑप्टिकल, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम्हारा वाटर जो होता है इट इज डेंसर देन केरोसिन, मगर केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। समझ में आ गया? दोनों की डेंसिटी बिल्कुल अलग अलग होती है, इसको प्यार से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, अगला। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। नाउ तुम्हारे पास इफ c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, then the refractive index of the medium is given as mu is equal to speed of light in air upon speed of light in क्या, हाँ, मीडियम, एग्जैक्टली। तो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहां पे तुमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है, तो तुम क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equal to speed of light in glass upon speed of light in water। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा उल्टा कर देती है। समझ में आ गया? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर upon speed of light in medium। Now hence any two media that the refractive index of the second medium with respect to the first medium is equal to the ratio of the velocity of light in both the media। तुम्हारा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट कहलाता है c अपॉन v ऑफ g के बराबर होता है तुम्हारा। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लेटर से असाइन करके रखा हुआ है विच इज स्मॉल सी। स्मॉल सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज तो हुई। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होती है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा लाइट हमेशा हम एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, आगे पीछे ट्रैवल नहीं करता है ना। सूरज से जब लाइट आ रही है तुम्हारे पास, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसके हिसाब से तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी मत बोलो, सिर्फ स्पीड का इस्तेमाल करो, ठीक है। वेलोसिटी करके टर्म इस्तेमाल ही मत करो इसमें। हाँ, 3 × 10⁸, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass is equal to refractive index of glass upon speed of light in glass upon speed of light in water। समझ में आ गया? ये समझ जाओगे ना। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारे थोड़े बहुत नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ है, एयर का 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, ऐसे करके तुम्हारा जो डायमंड होता है उसका सबसे ज्यादा होता है 2.42 के बराबर, ठीक है। नहीं, डायमंड का याद करके रख लो बस, डायमंड और हवा इन दोनों का याद करके रखो। वाटर का भी आसान है 1.33, ग्लास का है 1.5, ठीक है। ग्लास का तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली, कहां गया ग्लास, ग्लास लिखा नहीं है इन्होंने, हाँ क्राउन ग्लास ये रहा 1.5, ठीक है।
हाँ 1.5 1.52 जो भी हो, ठीक है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा? नाउ हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 2.42 इज इक्वल टू तुम्हारा स्पीड ऑफ सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हो जाएगा तुम्हारे पास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या हो जाएगा? Speed of light in diamond is equal to C upon refractive index of diamond with respect to air। समझ में आ गया? ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। सो अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C with respect to D is equal to refractive index of C upon refractive index of D, ठीक है। refractive index of 2 with respect to 1 is equal to refractive index of 2 upon refractive index of 1 is equal to speed of light in 1 upon speed of light in 2। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज 60 डिग्रीज इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है? हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33 पता इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है? एयर से हवा जा रही है इसके पास, वाटर के पास, तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? साइन 60 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्रीज अपॉन 1.33। 1.33 को हम लोग लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। सो साइन 60 डिग्री, ये सिंपल एक ट्रिक होता है, ठीक है। 1.5 को 3/2, 1.33 को 4/3 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू साइन 60 क्या हो जाएगा? √3/2 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 3√3 अपॉन तुम्हारा 8, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ तुम्हारा ये कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा आई थिंक साइन इनवर्स ना, हाँ सही है, साइन इनवर्स तुम्हारा ये वैल्यू, तुम्हें बस यहां तक यही लिखना है, ठीक है। साइन इनवर्स 3√3/8, बस ये लिख दो, आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। इसको ज्यादा और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लेंसेज। So mirrors use the principle of reflection whereas lenses use the principle of refraction। इसी बेसिस पे हमारे पास दो अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस होता है तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस। दैट इज अगर एक रे ऑफ लाइट तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास कर रही है, कॉन्वेक्स लेंस के पास ये क्षमता होती है कि वो सभी के सभी लाइट को एक ही तरफ कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के अंदर क्या होता है? जब तुम्हारी एक रे ऑफ लाइट तुम्हारे एक कॉन्केव लेंस के थ्रू पास करती है तो वो अपने आप को फैला देती है, इट बेसिकली स्प्रेड्स इट आउटवर्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। नाउ व्हाई पूछा जाए तो ये जो मैंने बोला है वही रीजन है, ठीक है। व्हाई इज कॉन्वेक्स लेंस नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस का आंसर यही निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को हम लोग छू के कैसे डिफरेंट पता कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस बीच में मोटे होते हैं, जब हम लोग उसके एंड में जाने लगते हैं तुम्हारे पतले होने लग जाते हैं। कॉन्केव लेंसेस जो बीच में होते हैं बहुत पतले होते हैं, दूर जाते वक्त बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का शेप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। हाँ हाँ सॉरी 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 अभी करता हूँ, ठीक है। दिख गया? नाउ ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉन्केव लेंस, ठीक है। नाउ हमारे पास थोड़े बहुत डेफिनेशंस निकल के आते हैं जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में बात करते हैं। हर एक लेंस के पास एक थोड़ी बहुत चीजें होती है जो कॉमन होती है। सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। It is represented by O. It is a point of the lens directed to which the incident ray refracts without any deviation of the path.
इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, दैट इज ये जो लेंस तुम्हें दिख रही है यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, बिल्कुल जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब तुम्हारा कोई लाइट पास करता है वो हमेशा क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो कोई डिविएशन नहीं दिखाएगा, इट वुड एक्ट एज इफ वहां पे कोई लेंस है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब तुम लाइट को नॉर्मली पास कराते हो वह जब जाता है, उसी तरह से तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर के अंदर भी होगा, लाइट विल ट्रैवल स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन। दूसरा होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होता है, दे आर अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्फीयर, एक बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होते हैं। ये मैं दिखा देता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर ऐसा एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये इस बड़े से क्या बोलते हैं, एक स्फीयर का हिस्सा होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा होता है, ये भी तुम्हारा एक बड़ा सा इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा होता है। उसी तरह से तुम्हारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये भी एक बड़े से स्फीयर का हिस्सा होता है, ये भी तुम्हारा एक बड़े से हिस्से का पार्ट होता है। इस तरह से तुम्हारे दोनों के दोनों जो लेंसेस है दे आर पार्ट ऑफ अ बिग इमेजिनरी स्फीयर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C और 2F, दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स विद रिस्पेक्ट टू टू कर्व्ड सरफेसेस। मैंने तुम लोगों को दो अलग अलग कर्व्ड सरफेसेस दिखाए, दो अलग अलग इमेजिनरी सर्कल्स दिखाए, दो अलग अलग इमेजिनरी स्फीयर्स है, तो तुम्हारे पास दो अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी होंगे। समझ में आ गया, हाँ दो, हाँ दो अलग अलग साइड में तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल के आएंगे। नाउ उसके बाद क्या होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इस इमेजिनरी स्फीयर का कोई रेडियस तो होगा ना, हाँ उस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सॉरी एपर्चर क्या होता है, जो डायमीटर है, दैट इज तुम्हारा जो ऐसा अगर एक लेंस निकल के आ रहा है, ये लेंस हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक, हाँ समथिंग लाइक, नहीं सेंटर से तुम्हारा, देखो अगर हम लोग बहुत बहुत पतला लेंस को अगर इमेजिन कर रहे हैं तो तुम बोल रहे हो वो सही है, जो सेंटर होता है उसको जो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जैसे ये वही बोल रहा है, अगर एक मिरर के अंदर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दैट इज द रेडियस, ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ मगर डिपेंड करता है, ये बहुत पतले लेंसेज के लिए ये बिल्कुल ट्रू है, थोड़े मोटे लेंसेज के लिए ये सही नहीं होता। हाँ हाँ पतले वाले लेंस, तुम्हारे तुम सिर्फ और सिर्फ पतले लेंस के बारे में बात करने वाले हो क्लास 12th में, वो भी आजकल के सिलेबस में तो वो पूरी की पूरी तरह से हट चुका है, मोटे लेंसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, पतले लेंसेज में तुम्हारा ये बिल्कुल सही है, जो तुमने बोला बिल्कुल सही है, लिख लो आंसर आ जाएगा। नाउ तुम्हारा जो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तुम्हारा जो लाइन पास करती है, इन दो पॉइंट्स के थ्रू जब एक लाइन पास करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया। नेक्स्ट ये जो एक्स एक्स डैश है यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। नाउ तुम्हारे पास यहाँ पे देखो क्या क्या है, यू हैव बीच में लेंस के बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नाउ इसकी खासियत क्या होती है, दो फोकस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं इसके पास, ठीक है, हाँ इवन कॉन्केव लेंस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस तुम्हारे निकल के आते हैं। समझ में आ गया, हाँ अरे कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने बोला है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो करता क्या है बताते हैं। नाउ तुम्हारे पास द लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोसी फोकाई, ठीक है, the first the principal focus, it is a point on the principal axis of a lens, the rays starting from or directed to which becomes parallel to the principal axis after reflection। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी रे ऑफ लाइट तुम्हारे प्रिंसिपल फोकस से ओरिजिनेट कर रही है या फिर वो रे ऑफ लाइट तुम्हारी प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जा रही है और तुम्हारे अगर वो लेंस पे जाके टकराती है तो वो क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा रे ऑफ लाइट, इट विल बिकम एग्जैक्टली पैरेलल। समझ में आ गया। नाउ दूसरा क्या है, अगर एक
ये कॉन्वेक्स के लिए होता है। कॉन्केव के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, यहां पे देखो ये रहा तुम्हारा रे ऑफ लाइट इज अपीयरिंग टू गो टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, अगर जा रहा है तो तुम्हारा क्या होगा? एक्चुअली जाएगा नहीं, वो क्या करेगा? वो तुम्हारा यहां से पैरेलल होते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली पैरेलली तुम्हारा आगे की तरफ चले जाएगा। हाँ, रिफ्रैक्शन है रे ये। इट अपीयर्स टू रिफ्रैक्ट लाइट। देखो आरिफ, इसका देखो तुम्हारी एक मीडियम एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पास थ्रू हो रहा है। लाइट यहां से आया, मिरर के थ्रू जाके वो क्या कर रहा है? यहां तक जा रहा है ना। वो लाइट आई ऐसे और ऐसे जा रहा है, तुम्हारा मिरर क्या करता? मिरर उसे बाउंस करके पीछे से लेके चले जाता। दैट इज रिफ्लेक्शन, बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट। तुम्हारा यहाँ पे कहां पे बाउंस बैक हो रहा है? कहीं पे बाउंस बैक नहीं हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सेकंड प्रिंसिपल फोकस का काम क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस। ये दोनों के दोनों तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली द सेम। समझ में आ गया? नाउ बोथ द फोसाई ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल while that of concave lenses are virtual. So मिरर्स का सीधा उल्टा, एग्जैक्टली कॉन्केव मिरर के लिए तुम्हारा जो फोकस होता है वो रियल होता है, और कॉन्वेक्स के लिए तुम्हारा क्या होता है? वर्चुअल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम्हारा रियल इमेजेस बन रहा, रियल होता है फोकस, और कॉन्केव के लिए तुम्हारा वर्चुअल होता है। समझ में आ गया? बोथ द फोकस एंड ऑफ अ कॉन्केव लेंस आर रियल while that of convex lenses, sorry, concave lenses are virtual. कॉन्वेक्स के लिए रियल होते हैं, कॉन्केव के लिए वर्चुअल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया ये? आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। फोकल प्लेन क्या होता है? ये फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड दी ऑप्टिकल सेंटर। अब तुम्हारे पास क्या होता है? अगर तुम्हारा एक ऐसा पूरा का पूरा प्लेन खड़ा हो गया, ठीक है, नॉट जस्ट अ पॉइंट, मगर एक ऐसा प्लेन जहां पे तुम्हारा सारा का सारा लाइट कन्वर्ज हो रहा है। देखो क्या हो देखने को मिलता है, अगर तुम्हारा जो रे ऑफ लाइट, इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मान लो, ये कॉन्केव है मगर अभी के लिए कॉन्वेक्स लेंस मान लो, लाइट तुम्हारी अगर बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो क्या करेगी? वो तुम्हारे यहाँ पे आके फोकस में मिल जाएगी। मगर अगर सोचो पैरेलली नहीं जा रही है तो ऐसे लाइट चली गई तो ये दोनों के दोनों कन्वर्ज यहाँ पे हो जाएंगे, फिर यहाँ पे कन्वर्ज, यहाँ पे नहीं, ये पूरा प्लेन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ये ऐसे, दिस इज नोन एज द प्लेन। ये जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मगर ये पूरा का पूरा जो प्लेन होगा, जैसे अगर तुम्हारी लाइट जो है ऐसे ट्रैवल कर रही है, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग हियर वो ऊपर चले जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे तुम्हारी लाइट ट्रैवल कर रही है बिल्कुल ऐसे, तो तुम्हारा क्या होगा? नीचे की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लेन नजर आता है, जहां पे अलग अलग तरह के डॉट्स लगते हैं तुम्हारे। जैसे इसको तुम क्या मान सकते हो? यू कैन कॉल दिस, इस चीज को यू कैन कॉल इट द प्लेन ऑफ द मिरर, प्लेन ऑफ द लेंस। दैट यहाँ पे एक पॉइंट लग सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बस एक ही होगा तुम्हारा। ये पूरा का पूरा फोकल प्लेन है रे, ये इमेजिनरी प्लेन है, मगर इस प्लेन के ऊपर ही तुम्हारे सारे के सारे इंसिडेंट रेस मीट कर रहे हैं। हम्म हम्म फोकल प्लेन के अंदर अगर तुम्हारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो बिल्कुल बीच में तुम्हारा कन्वर्ज होगा। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो बिल्कुल बीच में तुम्हारा कन्वर्ज होगा। The focal plane passes through the focus and is perpendicular to the principal axis. So मेरे सामने देखो यहाँ पे, so ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे तुमने क्या रखा है? एक लेंस को रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी रे ऑफ लाइट इससे ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसी चली गई। नाउ तुम्हारा जो फोकल प्लेन होगा, फोकल पॉइंट एक ही जगह, एक छोटा पॉइंट होता है। फोकल प्लेन लिटरली इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस अगर तुम्हारी ऐसे जा रही है, तुम्हारा फोकल प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है। इट इज एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
The plane passes through the focus and perpendicular to the principal axis is known as the principal focus. Image formation, हाँ, focal plane, sorry, focal plane. ठीक है, सो तुम्हारा फोकल लेंथ, तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस और फोकल प्लेन, ये तीनों के तीनों तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस यूजिंग द रे डायग्राम. किस तरह से रे डायग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा ये कर सकते हैं. हमें बेसिक्स थोड़े बहुत याद करने होते हैं. सबसे पहला क्या है तुम्हारा, बेसिकली अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलली जा रही है टुवर्ड्स द लेंस, तो वो क्या करेगी, या तो वो फोकस प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी ऑन द अदर साइड, या फिर इट विल बेसिकली तुम्हारा अपीयर टू बी कमिंग आउट बेसिकली. एग्जैक्टली तुम्हारा यहाँ पे एक तरह से कन्वर्ज होते हुए जाएगा, या फिर इट विल अपीयर एज इफ तुम्हारा एक तुम्हारे सेम साइड के प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है. यहाँ पे देखो ना, तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स के अंदर क्या हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हो तो तुम्हारे फोकस के थ्रू जा रहा है. मगर अगर तुम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्केव लेंस जा रहे हो तो क्या होगा, बेंड होते ऐसे चल जाएगा, मगर इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग लाइक दिस. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. नहीं रे, अपीयर होते हुए दिख रहा है. ये जो है दिस इज डॉट, सिर्फ लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है. हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये वाली लाइन है ना, ये हम लोग खुद ऐड कर रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है. एक्चुअली लाइट तुम्हारी ये येलो कलर की पाथ है. दिस येलो पाथ इज द एक्चुअल बेसिकली डायरेक्शन. हाँ हाँ, कॉन्वेक्स में ये पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट का पाथ है. ये इमेजिनरी है, ये तुम्हारा अपीयर्स टू होता है, ये हमेशा एक्चुअली जा रहा है. नेक्स्ट, अगर तुम्हारा फोकस के थ्रू पास कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा. देखो ऐसे पास किया, पैरेलल हो गया. इस तरफ पास जाने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे जाने के बजाय पैरेलल हो जा रहा है तुम्हारा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन की तरह जाएगा. दोनों के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझने वाले हैं. नाउ कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का सारा लॉजिक सेम रहता है. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऐसे तुम्हारा बेसिक. तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, इमेज तुम्हारे दूसरे साइड की क्या बोलते हैं फोकस पे जाके गिरेगा, F2 पे जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो. नाउ अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड F2 है तो बिटवीन तुम्हारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन दी अदर साइड के पास जाएगा. ठीक है, अगला, अगर तुम्हारा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो भी उस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर के वहीं पे उल्टा हो जाएगा. ठीक है, नाउ इंफिनिटी में बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, इन सब में क्या हो रहा है तुम्हारा, बेसिकली एक रियल और इन्वर्टेड इमेज निकल के आ रहा है तुम्हारे पास. ठीक है, नाउ एट होगा. हाँ हाँ, मैंने क्या बोला भाई, इन चारों पे होगा ना. इन चारों के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक और पांच भी है, फोकस में भी तुम्हारा रियल इन्वर्टेड बनेगा. सेम लॉजिक जो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए सीखा था, वो सेम लॉजिक यहाँ पे आ रहा है. अगर एट इंफिनिटी है तो बिटवीन, तो एट इंफिनिटी है तो तुम्हारा एट फोकस ऑन द अदर साइड. ठीक है, F2 में तुम्हारा बनेगा, इट विल बी तुम्हारा हाईली डिमिनिश्ड होगा, इट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा. ठीक है, दूसरा क्या है, अगर तुम्हारे पास बियॉन्ड तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड 2f है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरे साइड के तुम्हारा f और 2f के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में होगा तुम्हारे पास. नाउ एट F1 है तो दूसरे साइड में एट F2 हो जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है, समझ में आ गया. सॉरी, एट 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा. अगर तुम्हारा बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारा ऑप्टिकल, सॉरी तुम्हारा क्या था वो, प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो तुम्हारा बियॉन्ड तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन दी अदर साइड हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. और तुम्हारा सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस में होगा. ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस में है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल मैग्निफाई होके बहुत बड़ा बन जा रहा है, इट इज बिकमिंग ह्यूज.
देखो ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला तुम्हारा, अगर तुम्हारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। सेम साइड में जब तुम्हारी इमेज बनती है, यू गेट अ वर्चुअल इमेज। वो मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड नहीं होगा। हाईली मैग्नीफाइड मतलब इंफिनिटी वाला, ये मैग्नीफाइड ही होगा, देखना, एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तुम्हारे दो मैग्नीफाइड के केसेस मिलते हैं। एक होता है तुम्हारा यहाँ पे, दूसरा है तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैग्नीफाइड करके मिलता है। देखो ये रहा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड मिल रहा है। ठीक है, फोकस पे हाईली मैग्नीफाइड, और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसमें तुम्हारा फिर से मैग्नीफाइड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑफ एन इमेज ऑफ अ कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस, सॉरी, ये बहुत आसान है। तुम्हारे पास दो ही पोजीशन, हाँ एग्जैक्टली, दो ही पोजीशन रहेंगे। अगर तुम्हारा एट इंफिनिटी है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल इमेजेस बनाता है तुम्हारा कॉन्केव लेंस, हमेशा रियल इमेज, सॉरी, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा तुम्हारा कॉन्केव लेंस, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम साइड में बन रहा है, इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस तुम्हारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये रहा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, देखो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये सेम टू सेम साइन कन्वेंशन जो तुम लोग मिरर के इस्तेमाल करते हो, वही तुम्हें लेंस के लिए इस्तेमाल करना है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में सारा का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में सारा का सारा डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ तुम्हारा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, इतना ही तुम्हारा साइन कन्वेंशन है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस सरफेस का यहां पे लाई करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक निकल, नहीं लेंस फॉर्मूला में है हम लोग, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन में आएगा। नाउ लेंस फॉर्मूला के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, सेम, 1/v प्लस की जगह 1, हाँ हो गया ना, ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट में तुम्हारा क्या बोलते हैं नेगेटिव, राइट में तुम्हारा सारा का सारा पॉजिटिव। ठीक है, नाउ लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर होता है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला, an object is placed 25 centimeters in front of a concave lens of focal length 25 centimeters. Find the location and the nature of the image. कहां पे, किस जगह लोकेटेड हैगा, कौन सा इमेज तुम्हारा प्रोड्यूस होगा। नाउ तुम्हारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर दूर है तुम्हारे पास, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है हमें, हमें कॉन्केव लेंस होने के कारण एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, सो तुम्हारे पास दे रखा हुआ है एफ इज इक्वल टू -25, वी इज इक्वल टू इस प्लेस 25 सेंटीमीटर, तो ये भी -25 हो गया, हमें वी निकालना है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा हम लोग क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे 1/v, एग्जैक्ट ये v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये लिखने के बाद वैल्यूज को पुट किया करो। 1/f क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -1/25, यहाँ पे -1/25 इज इक्वल टू -2/25। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25/2 इज इक्वल टू -12.5। तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज होगा, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। याद रखना, लेंस के आगे अगर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल है, लेंस के पीछे अगर इमेज बन रहा है तो रियल होता है वो। ठीक है, इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी तुम्हारा इरेक्ट, इट विल बी डिमिनिश्ड, क्योंकि कॉन्केव लेंसेस हमेशा डिमिनिश्ड बनाते हैं तुम्हारा। ठीक है, अगला, on the same side of the lens. Okay. Now, pen 3 centimeters in length is kept
30 centimeters, 3 centimeters in length is kept 30 centimeters away from a convex lens of focal length 20 centimeters. Calculate the size and the nature of the image. Size का मतलब क्या है? Height of image निकालने के लिए बोला गया है. तो height of image के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. So लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर्स के लिए क्या था? माइनस वी अपॉन यू था या फिर एच आई अपॉन एच ओ. लेंसेज के लिए होता है वी अपॉन यू. समझ में आ गया? सो मिरर्स के लिए माइनस वी अपॉन यू होता है, लेंसेज के लिए वी अपॉन यू होता है. दोनों के लिए ही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सबसे पहले अपना वी निकाल दोगे. वी पता चल गया, यू पता है, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. सो तुम्हारा यहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू तुम्हारा वी अपॉन यू के बराबर हो गया. सो एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई एच. समझ में आ गया? वी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई एच के बराबर हो जाएगा यहां पे. हाँ हाँ, अरे हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए बोल रहे हैं ना. तुम्हें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है. वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे. ये क्या और क्या लिखा है मैंने? देखो ये रहा, देखो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u के बराबर. कैलकुलेट द साइज तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे v की वैल्यू 60 दे रखी है, u की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? -30. सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू विल गेट h हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, हाँ, height of image is equal to minus v upon u multiplied by height of object. अरे क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव है ना हमारे पास. अच्छा सॉरी, v अपॉन u. ओके फाइन फाइन फाइन. इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? 60 अपॉन -30 इंटू 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो ये तुम्हारा क्या हो गया? 32 इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स तुम्हारा क्या है? इन्वर्टेड हो जाएगा इमेज. हाँ, राइट साइड में रियल इन्वर्टेड हो जाएगा तुम्हारे पास. द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. एनलार्ज क्यों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी? 3 थी, और हाइट ऑफ इमेज तुम्हारी 6 है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा इमेज बढ़ चुका है. मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस, ये तो तुम्हें मैं बता चुका हूं. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ एक और बार रिफ्रेश कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के लिए. जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल. जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल होता है ना? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल है. मैग्निफिकेशन अगर तुम्हारा यहाँ पे 1 के अबव है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? एनलार्ज्ड. मैग्निफिकेशन तुम्हारी लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? डिमिनिश्ड. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? सेम साइज. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के नंबर से हम लोग हमारे अलग अलग वैल्यूज को फिगर आउट कर सकते हैं. समझ में आ गया? सो मैग्निफिकेशन 1 m की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? सेम साइज के बराबर है. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. प्लेन मिरर का वही तो होता है मैग्निफिकेशन. तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 ही होगा. हाँ कि ना? माइनस देखो, तुम्हारा यहाँ पे मिरर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास मिरर है. नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तुम्हारा मान लो -10, ये हो गया तुम्हारा 10, और मिरर के लिए माइनस ऑफ v अपॉन u होता है. माइनस ऑफ -10, सॉरी 10 अपॉन -10, माइनस माइनस कट गया, 1 बच गया. हाँ, तुम्हारा क्या बोलते हैं? कॉनकेव भी हो सकता है, कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी हो सकता है तुम्हारा. +1 है तो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना. तुम्हारा शायद सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, कॉनकेव नहीं होगा. कॉनकेव रियल, कॉन्वेक्स तुम्हारा वर्चुअल करता है, वर्चुअल प्लस होता है. ये कॉन्वेक्स वर्चुअल प्लस होता है. मैं यही तो बोल रहा हूँ, लेंसेस में सेम साइड में अगर इमेज बने तो रियल है, उल्टे उल्टे साइड में तुम्हारा, सॉरी सेम साइड में इमेज बने तो वर्चुअल है, और उल्टे उल्टे साइड में तुम्हारी इमेज बन रही है तो वो रियल होता है.
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारा इमेज। हम्म, इन्वर्टेड हो जाएगा। वन पे प्लेन मिरर होगा, वन पे तुम्हारा कॉन्केव नहीं होगा, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनता है। कॉन्वेक्स और प्ले ये दोनों हो सकते हैं। हम्म, वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स के अंदर तुम्हारा दोनों बन सकता है रे। इन्वर्टेड के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप इट इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्वर्टेड तुम्हारा -1 निकल के आ गया, पोल और फोर तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देयरफॉर द इमेज इज, यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, हाँ ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव व्हेन द इमेज इज रियल। ठीक है, तो याद रखना, ये है तुम्हारा लेंस, कोई भी लेंस हो जाए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर इमेज तुम्हारी लेफ्ट साइड में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल, सॉरी इसका मतलब है रियल, ये रियल इमेज हो गया। ठीक है, नहीं रुको, नहीं वर्चुअल इमेज होगा ये, नहीं ये, दिस विल बी तुम्हारा क्या, दिस विल बी वर्चुअल, यहां पे तुम्हारा रियल होगा। अरे यार तुम लोग मेरे को ही कंफ्यूज करा दे रहे हो, ये देखो तुम्हारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए बस। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज व्हाट, v अपॉन u। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, वर्चुअल। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज है, दोनों के दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे तुम्हारा वर्चुअल बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारा इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है। नाउ क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तुम्हारा रियल इमेज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा वर्चुअल हो जाएगा, सेम साइड में वर्चुअल, अलग अलग साइड में रियल। यही तुम्हारे मिरर्स के बीच में अलग होता है। तुम्हारा अगर सेम साइड में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो हम उसे रियल बोलते थे, मिरर के पीछे बन रहा है तो उसे वर्चुअल बोलते थे, उल्टा हो जाएगा, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला, पावर ऑफ लेंसेस। The ability of a lens to converge or diverge light rays is called the power P of a lens. It is defined as the reciprocal of focal length. तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 upon focal length in meters, मीटर्स के बराबर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है तुम्हारा, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, समझ में आ गया। अगला, नाउ if f is expressed in meters, then the power is expressed in diopters. Thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. If focal length is given in centimeters, then power is equal to क्या हो जाएगा, 100, 100 upon focal length। क्यों, ताकि 100 नीचे चले जाए मीटर करने के लिए बस। नाउ तुम्हारे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज के लिए पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि उनका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि उनका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नाउ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, अगर तुम्हारे पास बगल 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 में तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग लेंसेज पड़े हुए हैं मान लो, ठीक है, तो इन सभी का फोकल लेंथ तुम्हारा यूजुअली 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 1 अपॉन f4 करके सभी के सभी तुम्हारे ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तब समझ में आ गया। तो तुम्हारा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 क्या हो जाएगा, p1, 1 upon f2 is p2, 1 upon f3 is p3, p1 plus p2, the algebraic sum, algebraic sum। अगर तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे मान लो पावर 1 is equal to -3 है, पावर 2 is equal to 6 है, so p1 plus p2 क्या हो जाएगा, -3 plus 6 is equal to 3। algebraic sum के बराबर होता है हमेशा 3 डायोप्टर। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। नाउ अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग लेंसेज दे रखे हैं जिनकी मैग्निफिकेशन है m1 और m2, तो उनका ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय m3 ऐसे करके चले जाएगा। सो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ क्या होता है, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f नेट, m नेट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। समझ में आ गया।
उसी तरह से द यूज ऑफ combination of lenses increases the sharpness of the image. The image produced is also free from many defects. बहुत सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं उससे तुम्हारा ये फ्री होता है. The additive property of power of lenses can be used to design lenses to minimize certain defects in images produced by a single lens. अलग अलग जो तुम्हारे डिफेक्ट्स निकल के आते हैं उससे हमारा क्या होता है, पावर इफेक्ट होता है. ठीक है, डिफेक्ट्स कम होंगे तो पावर तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट होगा. नाउ such a lens consisting of several lenses in contact is commonly used in designing of camera lenses and objective lenses of microscope and telescope. अलग अलग लेंसेज तुम्हारे जब जुड़ जाते हैं तो वो कैमरा लेंसेज के अंदर काम आते हैं तुम्हारे पास. ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे. अ कन्वर्जेंट लेंथ ऑफ 8 डायोप्टर इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जेंट लेंथ ऑफ -10 डायोप्टर. पावर क्या हो जाएगा, टोटल -2 के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास. फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगा. अगर पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल 1 अपॉन पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगा -2. दैट इज तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन तुम्हारा -2 इज इक्वल टू -0.5 ना. हाँ, -0.5. दैट इज तुम्हारा -0.5 मीटर्स या फिर -50 सेंटीमीटर्स. समझ में आ गया, -50 सेंटीमीटर्स के बराबर हो गया. इसी तरह से तुम इस वाले प्रॉब्लम को भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे ही रिवीजन वीडियोस, छोटे छोटे बहुत कम टाइम के जो रिवीजन वीडियोस है हम लोग और ज्यादा क्रिएट करते रहेंगे. ठीक है, एक बार हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, वी विल ओनली फोकस ऑन बुलेट पॉइंट रिविजन्स. ठीक है, ये तुम्हारा कितना, इट इज लिटरली 50 मिनट्स का है तुम्हारा वीडियो. पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन तुम्हारा कवर हो चुका है. ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.